सो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका कोड है 822 HX। ठीक है। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से रखना। सिंपल मेथड से बच्चों आज की वीडियो में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है। और यहाँ से देखो, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों आपका 70 नंबर है। अगर आप 70 में से 70 पाना चाहते हो तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है। ठीक है। यानी कि अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर जाना। ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो इस क्वेश्चन पेपर को बच्चों आपको 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक है। हालांकि ये जो 15 मिनट दिया जाता है, 15 मिनट में आपको क्या करना है ना, इस निर्देश को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है। यानी कि इस पेपर को 15 मिनट में आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेना है। फिर उसके बाद जो 3 घंटा बचेगा ना, उसमें आपको पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आपको 3 घंटे नहीं, लगभग आपको 2.5 घंटे में ही आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बच्चों आपको बहुत ही ध्यान से देखना है सभी क्वेश्चन को। ठीक है। और देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें आपके 2 खंड है। यहाँ पर आपका एक खंड अ है और एक खंड ब है। ठीक है। खंड अ की बात करें तो खंड अ में बच्चों आपकी 20 MCQ यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, जो आपको OMR शीट पर करना होगा। ठीक है। और खंड ब जो होता है ना बच्चों, वो आपका रिटेन होता है। ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम खंड अ को सॉल्व करेंगे। ठीक है। यानी कि इसमें जो आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है ना, सभी को एकदम सिंपल मेथड से आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, यदि 26 का 156 का लसा यानी कि LCM 156 है, तो मसा यानी कि HCF का मान होगा। ठीक है। देखो, यहाँ से जो LCM है वो आपको 156 दिया है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का। और इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको क्या फाइंड करना है, HCF यानी कि मसा फाइंड करना है। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। और देखो बच्चों, ये अगर आपको फार्मूला याद है LCM और HCF का, देखो LCM और HCF का एक रिलेशन होता है। ठीक है। अगर आपको रिलेशन यानी कि सूत्र याद है तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो चलो सॉल्व कर बताता हूँ। ठीक है। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पर जो LCM है ना 26 का 156 का, वो आपको 156 दिया है। ठीक है। यानी कि जो LCM है 26 का 156 का, वो आपको कितना दिया है, 156 दिया है। ठीक है। यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, मसा यानी कि HCF को फाइंड करना है। ठीक है। HCF आपको फाइंड करना है 26 का 156 का। ठीक है। तो देखो, यहाँ से अगर हम बात करें LCM और HCF के बीच का एक सूत्र होता है। ठीक है। तो अगर इस सूत्र की बात करें, अगर देखो आपको सूत्र याद रहेगा ना, तो बहुत ही आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है आपका दो संख्याओं का गुणनफल। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF गुणे LCM होता है। ठीक है। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो पहला संख्या है वो 26 है और जो दूसरा संख्या है वो 156 है। ठीक है। तो इनका गुणनफल इज इक्वल टू क्या है, HCF गुणे LCM है। ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 गुणे 156। ठीक है। 26 और 156 के यहाँ पर गुणनफल हो गया, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर जो LCM है वो 156 दिया है। ठीक है। और यहाँ पर HCF है तो HCF हो जाएगा। LCM आपको कितना दिया है, 156 दिया है। ठीक है। 156 इधर गुणा में है, इधर लाओगे तो बट्टे में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपके पास हो जाएगा 26 गुणे 156। 156 इधर गुणे में, इधर लाओगे तो बट्टे यानी कि भाग में हो जाएगा। इधर आपका क्या बचेगा, HCF बचेगा। ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ से 156 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो HCF है वो कितना आ गया, HCF जो है वो 26 यानी कि 26 आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना था। ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो HCF है वो कितना आ गया, 26 आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो यहाँ से आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है। अब देखो, यहाँ से अगर हम बात करें सहअभाज्य संख्याओं की, ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती है, जिनका HCF 1 होता है वो आपके सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें सहअभाज्य संख्या की, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, देखो यहाँ से पहले हम बात करें सहअभाज्य संख्या की। ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, पहले इसको समझो। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, सहअभाज्य संख्या की बात करें तो जिसका HCF, ठीक है, जिसका HCF 1 होता है वो आपका क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जिसका HCF 1 होगा वही आपका क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है।
तो चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको 14,35 दिया है, ठीक है। देखो पहले ऑप्शन की बात करें तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, 14,35 है, ठीक है। देखो 14,35 ये आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो 18,25 है, ठीक है। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो 18,25 है। और जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और जो सी वाला ऑप्शन है वो आपको 31,93 दिया है। और डी वाले की बात करें तो डी वाला जो ऑप्शन है वो 32,62 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से जिसका एचसीएफ एक होगा वही आपका क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ये संख्याएं कट रही है, ठीक है। 7 से काटोगे तो 7 दूना 14 और 7 पच्चे 35, ठीक है। यानी कि 7 से दोनों संख्याएं कट जा रही है, यानी कि इनका जो एचसीएफ होगा वो 7 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से काटोगे तो 18 तो कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से काटोगे तो ये कटेगा पर ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि ये इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, ठीक है। और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड और फोर्थ की बात करें तो देखो यहाँ पर ये जो 31 और कामा 93 है ना, ये भी आपस में कट जाएंगे। देखो 31 एक कम 31 हो जाएगा, ठीक है। और 31 तियां, ठीक है, 31 तियां क्या हो जाएगा, 93, यानी कि जो इसका एचसीएफ होगा वो 31 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 31 से दोनों संख्याएं कट गई, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर डी वो 32,62 है, ठीक है। तो 32 और 62 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 2 से कट जाएगा। 2 से काटोगे तो 16 हो जाएगा और इसको 2 से काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इसका एचसीएफ होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको सॉल्व कर देख लेना है, ठीक है। तो जब हमने सॉल्व किया तो ये जो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है इसका जो एचसीएफ है वो 1 आया। जिसका एचसीएफ 1 होता है वही आपका क्या होता है, सहभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कराए बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी, ठीक है। अब इस प्रकार से आपको दो बिंदु दिया गया है और इनके बीच की दूरी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है। यहाँ से जो आपको पहला बिंदु दिया है वो आपको 5,0 दिया है, ठीक है। और यहाँ से जो सेकेंड वाला है वो आपको कितना दिया है, -12,0 दिया है, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे मान लो इसको ए एंड इसको बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखो आपको दूरी फाइंड करना है तो दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें फार्मूले यानी कि सूत्र की, तो सूत्र क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ से दूरी सूत्र की बात करें, ठीक है, दूरी सूत्र की बात करें तो क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो अगर आपको बच्चों सूत्र याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, सूत्र पर ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। यानी कि जितने भी सूत्र है ना सभी सूत्र को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका सूत्र हो गया और इसमें हम क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो x1 x2 y1 y2 ये है क्या, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 5 है ना ये आपका क्या होगा, x1 होगा, ठीक है। ये जो 0 है ये आपका y1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो -12 है ये आपका x2 होगा, ये जो 0 है ना ये आपका y2 होगा, ठीक है। तो इनका जो मान है इसमें पुट अप करेंगे और यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो x1 का मान जो है वो 5 है, माइनस x2 का जो मान है वो -12 है, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस ऑलरेडी एक है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इस ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y1 की बात करें तो y1 का मान 0 है, माइनस y2 का मान यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो देखो अंडर रूट में 12 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर प्लस 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 17 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर और ये अंडर रूट को कैंसिल आउट कर दो तो क्या आपके पास बचेगा, आपके पास सिर्फ 17 बचेगा, ठीक है। यानी कि इसके बीच का जो दूरी होगा वो कितना होगा, 17 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब सेंटीमीटर तो दिया है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आप इकाई लिख सकते हो या मात्रक लिख सकते हो, ठीक है। इकाई लिखो या मात्रक लिखो, ठीक है। बच्चों ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आप दूरी सूत्र से कोई भी आंसर निकालो तो उसके आगे आपको क्या लिखना है, इकाई लिखना है या मात्रक लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर होगा नहीं, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसका जो आंसर है वो 70 आ गया। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर पर। देखो क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर का है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 से शेषफल होगा। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर करा है छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो वहां पर आपको एलसीएम यानी कि लसक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो आपको एचसीएफ यानी कि मसक को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, पहले लसा ज्ञात करेंगे। लसा ज्ञात करने के बाद ये जो अभी आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इस 7 को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इस शेषफल 7 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला संख्या है वो आपके पास 35 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 35 का लसक लेंगे। ठीक है, 35 का हम क्या करेंगे, लसा लेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। ठीक है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटो। 5 से काटोगे तो 5 7 35 हो जाएगा और यहाँ पे 7 बता दो, 7 एक कम 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड वाला अंक है वो है 56। अब 56 का लसा ले लो। क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बचेगा, एक इसके सामने आएगा तो ये 16 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काट दो। ठीक है, देखो 2 एक कम 2 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है, काटो, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 7 एक कम 7। ठीक है, इसी प्रकार से जो थर्ड वाला अंक है वो आपके पास 91 है। ठीक है, अब 91 का आपको क्या करना है, लसा लेना है, यानी कि इसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, तो 91 7 से काटोगे तो 7 13वें 91। ठीक है, और यहाँ से आपका आ जाएगा 13 एक कम 13। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 35 है इसको आप लिख सकते हो 5 गुणे 7। ठीक है, और यहाँ पर जो 56 है इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 3 बार 2 है और 1 बार 7 है। ठीक है, 3 बार 2 है और 1 बार 7 है, इस प्रकार से। और ये जो 91 है इसको आप क्या लिखोगे, 7 गुणे 13 लिखोगे। ठीक है, यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमको लसा यानी कि एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या होता है, देखो पहले जो कॉमन है उसको ले लो। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो 7 हो गया और गुणे में जो भी संख्या यहाँ पर बच रही है सभी को ले लो। ठीक है, यहाँ पे 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 13 है और ऊपर यहाँ पर 5 एक बच रहा है। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 7 हो गया, गुणे 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है और 13 पच्चे 65 कर लो, या इस प्रकार से पहले इसको लिख लो। ठीक है, फिर इसके बाद हम सभी का गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 का गुणा 7 में करोगे यानी कि 7 चौक 28 यानी कि 280 हो जाएगा और गुणे 13। ठीक है, तो 280 और गुणे 13 अब जब आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3640 मिलेगा। ठीक है, ये इसका मतलब इसको जब आप मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करोगे ना तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको प्रश्न में कह रहा था कि इन संख्याओं से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ठीक है, तो इस शेषफल यानी कि 7 जो है ना इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3640 में जब 7 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 3647 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो कितना आ गया, 3647 आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 4 को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 पर है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग होगा, सॉरी योगफल होगा। ठीक है, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 के प्रथम गुणजों, अब 8 के जो गुणज होते हैं ना वो 8 का पहाड़ा ही होता है। ठीक है, यानी कि 8 की 8 8 दूना 16, ये जो होता है ना बच्चों वो आपके 8 के गुणज होते हैं। ठीक है, तो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कराए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो 8 के गुणज आपके कौन कौन से हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, 8 दूना 16। ठीक है, 8 त्रिका 24। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके 8 के गुणज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो जो पहले यहाँ से मिल रहा है उसको ले लो। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद की तो प्रथम पद आपका 8 है। ठीक है, सार्वंतर डी की बात करें तो डी का मान हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, तो यहाँ पे जो दूसरा पद है वो 16 है
माइनस जो पहला पद है वो 8 है, ठीक है। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि जो डी का मान है वो 8 है, ठीक है। और देखो यहाँ से अगर हम बात करें एन की, तो आपको 15 गुणजों का योगफल बताना है, यानी कि जो एन का मान है वो 15 है, ठीक है। और यहाँ से आपको योगफल यानी कि एसएन का मान बताना है, ठीक। एसएन यानी कि आपको यस 15 का ही मान बताना है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो एन का मान है वो 15 है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो योगफल वाला जो फार्मूला बच्चों वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। योगफल यानी कि एसएन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका क्या होता है, योगफल वाला फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे, ठीक है। देखो n का मान 15 है तो यहाँ पर आपका यस 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू n का मान 15 है तो रखो बटे में 2, ठीक है। ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान देखो यहाँ पर 8 है, प्लस n का मान 15 माइनस 1 इंटू डी का जो मान है वो 8 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आपको मिलेगा S15 इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 8 दूना 16 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा और गुणे 8, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको मिलेगा S15 इज इक्वल टू 15/2, ठीक है। यहाँ पर 16 हो गया, प्लस इसका क्या करो मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लो, ठीक है। तो 14 8 कितना होता है, 112 होता है, ठीक है। और 112 में इस 16 को जोड़ दो तो यहाँ से हो जाएगा 15/2, ठीक है। अच्छा 112 में जब आप 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 128 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे संख्याएं कट रही है, देखो 2 एकम 2, यहाँ से काटोगे तो 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, ठीक है। अब यहाँ पर 15 गुणे 64 बचा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो 15 और 64 का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लो, ठीक है। 15 और गुणे 64 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 960 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो 15 पदों का जो योगफल है वो कितना आ गया, 960 आ गया, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आया वो 960 आ रहा है। तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 960 है और हमारा जो भी आंसर जो आया है यहाँ पर कितना है, 960 ही आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों मूल आपको कितना दिया है, -2 दिया है, ठीक है। मूल जब भी आपको देगा यानी कि जो x का मान है वही आपको देगा, ठीक है। मूल -2 है यानी कि जो x का मान है वो कितना है, -2 है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मूल यानी कि जो x का मान दिया है ना, इस x का मान को इसमें पुट अप कर देंगे, यानी कि जहां जहां x है सभी के स्थान पर -2 रख देंगे, ठीक है। तो वहां से आप p का मान ज्ञात कर लोगे। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसका जो मूल है, ठीक है, देखो इसका जो मूल है यानी कि जो x का मान है वो कितना दिया है, -2 दिया है, ठीक है। तो इस -2 को क्या करेंगे ना, इसमें रख देंगे, ठीक है। यानी कि जहां जहां x है वहां पर हम क्या करेंगे, -2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे यहाँ पर एक्स है तो -2 माइनस का पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। -2 का स्क्वायर आपका प्लस का 4 होगा और देखो 2 गुणे -2 करोगे तो आपको माइनस का 4 मिलेगा और माइनस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस पी इज इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। माइनस को उधर भेज दो तो पी इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा, यानी कि जो पी का मान है वो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पी का मान पूछ रहा था तो पी का मान 0 होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का है, एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, ठीक है। समदूरस्थ बिंदु से निर्देशांक होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है समदूरस्थ है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों यहाँ से आपको कहा है एक्स अक्ष पर, ठीक है। जब आपको एक्स अक्ष कहता है तो एक्स अक्ष आपका रहता है यानी कि एक्स रहता है, जो वाई का मान होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ से फिगर से समझो, देखो जैसे इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स अक्ष दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पी मान लेते हैं, एक्स अक्ष दिया है तो एक्स रहेगा, ठीक है। वहां पर जो वाई होगा वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी एक्स को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक बिंदु दिया है 5, -2, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु दिया है -3, 2 दिया है, ठीक है।
और इसको भी नाम दे देता हूँ, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको प्रश्न करा है समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें समदूरस्थ की, ठीक है, देखो समदूरस्थ का मतलब ये जो एपी है ना, ये जो एपी है वो किसके इक्वल हो, पीबी के इक्वल हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका समदूरस्थ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें ये जो एपी है वो किसके इक्वल हो, पीबी के इक्वल हो, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, समदूरस्थ होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एपी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, यानी कि देखो एपी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद हम पीबी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, तो यहाँ से जो एक्स का मान है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें दूरी सूत्र की, तो दूरी सूत्र आप जानते हो, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, दूरी सूत्र की बात करें, ठीक है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो AP की बात करें तो AP यहाँ से आपके पास दो बिंदु है, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका दूरी सूत्र फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x1 का मान 5 है, ठीक है, तो 5 रखते हैं माइनस y1 का मान x है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ से x2 का जो मान है वो माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस y2 का मान 0 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल पीबी की बात कर, अब पीबी की बात करते हैं, ठीक है। देखो पीबी की बात करें तो देखो यहाँ पर जो x1 होगा वो आपका x होगा, ठीक है, माइनस y1 जो होगा वो माइनस का 3 होगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का 1 है तो ये भी माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की बात करें तो 0 है, माइनस y2 की बात करें तो y2 का मान माइनस 2 है, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो दोनों पक्षों का क्या करो, वर्ग कर दो, ठीक है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे ना तो ये जो रूट है ना ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये जो रूट यानी कि ये जो आपको करड़ी दिख रहा है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास बचेगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे, यानी कि जब माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर मिलेगा और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो यहाँ पर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये ओपन होगा, ठीक है। तो इसको ओपन करो, यहाँ पर देखो पहले ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ab होता है, ठीक है। तो 2 ab करोगे तो 5 दूना 10 एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 4 है, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी कि यहाँ पे 6x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ से प्लस का 4 इधर का प्लस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल के बराबर में है, ठीक है। और यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बचेगा 25 माइनस का 10x और इज इक्वल टू में आपका बचेगा 9 प्लस का 6x बचेगा, ठीक है। तो इस 6x को क्या कर, देखो इस ऐसा करते हैं ना, इस माइनस 10x को क्या करते हैं, उधर भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पर 25 है, इस 9 को इधर लाओगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6x है, माइनस 10x को उधर भेजोगे तो प्लस का 10x हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, इज इक्वल टू 10x प्लस 6x को जोड़ोगे तो 16x हो जाएगा, ठीक है। 16 गुणे में 16 है, बट्टे में आ जाएगा, इज इक्वल टू में x बचेगा, ठीक है। 16 कम 16 यानी कि 1 आ गया, जो x का मान है वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का मान है बच्चों 1 आ गया, यानी कि यहाँ पर देखो x को हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु, ये जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का 1,0 देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर अब 8 पर, देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 करा है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर हमको मालूम चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो द्विघात है यानी कि जो समीकरण दिया गया है वो आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, मूलों की प्रकृति को फाइंड करना है, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें विभक्तर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। ये आपका विभक्तर का सूत्र होता है, ठीक है।
तो यहाँ से पहले हम डी का मान फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो डी इज इक्वल टू बी के स्थान पर क्या है, -5 है तो रखो -5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। -4 इंटू ए का मान यहाँ पर 2 है और सी का जो मान है वो 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो डी इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 यानी 25 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 चौका 32, ठीक है। अब इसको घटा दो, डी इज इक्वल टू देखो 32 में से प्लस का 25 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, ठीक है। डी का मान माइनस का 7 आ गया तो इसका जो मूल होगा, ठीक है, इसका जो मूल होगा वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। आप काल्पनिक भी कर सकते हो, ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होगा ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो मूल होगा वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, वास्तविक और समान नहीं, काल्पनिक होगा, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 का है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। किसी भी त्रिभुज को अगर आपको समरूप दिखाना है तो उनके संगत कोण और संगत भुजा के समानुपाती होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि ये दोनों कंडीशन होना जरूरी है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, चित्र में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, यदि कोण बीओसी इज इक्वल टू 125 अंश और कोण सीडीओ इज इक्वल टू 70 अंश है तो कोण ओएबी का मान होगा, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको कोण ओएबी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि कोण ओएबी यानी कि ये वाला मान हमको फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला मान, ठीक है। तो चलो इसको ज्ञात करते हैं। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो पहले फिगर इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार से आपको फिगर दिया है, ठीक है, इस प्रकार से आपको फिगर दिया है, ठीक है, और इस प्रकार से है, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओ है, ठीक है। ये देखो जो कोण बी ओ सी है, ठीक है, ये कितना है आपका 125 अंश का है, ठीक है। कोण बी ओ सी 125 अंश का है और ये कोण जो आपका सी डी ओ है वो आपका कितना है 70 अंश का है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है बच्चों, इसमें हमको इस वाले कोण को बताना है, ठीक है। कौन सा बताना है, कोण ओ ए बी को फाइंड करना है, यानी कि इस वाले कोण को, ठीक है। तो इस वाले कोण को देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर हमको यहाँ पर कोण सी मिल जाए, ठीक है, अगर कोण सी मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो कोण सी होगा वो कोण ए के इक्वल होगा, ठीक है, एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं ना, इस कोण सी को फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको दिया है, ठीक है, आपको दिया है जो कोण बी ओ सी है वो कितना है 125 अंश है, ठीक है। और कोण सी डी ओ जो है वो कितना है 70 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमको कोण ओ ए बी को फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें कोण डी ओ सी, ठीक है, देखो कोण डी ओ सी और कोण सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी को या बी ओ सी को एक ही बात है, ठीक है। देखो कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इज इक्वल टू कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप ये इस प्रकार से एक समझो एक सरल रेखा है, ठीक है, अगर इस प्रकार से एक सरल रेखा है, देखो यहाँ पे समझो जैसे मान लो ये एक सरल रेखा है, ठीक है, तो ये कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो अगर हम बात करें ये जो डीबी है ना ये आपका एक सरल रेखा मान लो, ठीक है, एक सरल रेखा है तो ये पूरा आपका कितना होगा 180 अंश का होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो कोण डी ओ सी है और जो कोण बी ओ सी है इन दोनों का जो योगफल होगा वो 180 अंश के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी का मान कितना है, कोण बी ओ सी का मान 125 है तो यहाँ पे रख दो 125 इज इक्वल टू 180, ठीक है, 125 को इधर भेज दो तो कोण डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, ठीक है। अब 180 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 180 में से 125 जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा, तो डी ओ सी कितना जाएगा, 180 में से 125 घटाओगे तो आपका 55 आ जाएगा, ठीक है। तो कोण डी ओ सी कितना आ गया बच्चों, वो आपका 55 अंश आ गया, ठीक है। यानी कि ये वाला जो है कोण डी ओ सी है ये वाला जो है वो कितना आ गया आपका 55 अंश आ गया, ठीक है।
और अगर ये 55 अंश आ गया तो कोण सी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश हो जाएगा, और यहाँ से हम कोण सी फाइंड कर लेंगे, और जो कोण सी होगा वो कोण ए के इक्वल होगा, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ इज इक्वल टू कितना होगा, 180 अंश का होगा, ठीक है। यहाँ से कोण डी की बात करें तो जी यहाँ पर देखो जो कोण डी है वो कितना है आपका 70 अंश है, प्लस कोण सी की बात करें तो कोण सी हमको ज्ञात करना है, प्लस कोण ओ की बात करें तो ये जो कोण ओ है ना वो कितना है 55 अंश है, ठीक है। और इज इक्वल टू 180 अंश, तो इसको सॉल्व कर लो। कोण सी इज इक्वल टू 70 और 55 को जोड़ लो, ठीक है। 70 और 55 आपका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। 125 को उधर बचोगे तो माइनस का 125 हो जाएगा। तो कोण सी इज इक्वल टू 180 में से 125 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 55 बचेगा, ठीक है। यानी कि जो कोण सी है वो कितना आ गया, 55 अंश आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो जो कोण सी है वो कोण ए की इक्वल होगा एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण सी का मान है वो 55 अंश है, तो इसीलिए जो कोण ए होगा वो भी कितना होगा आपका 55 अंश होगा, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना था, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।